मोंजारो बेसिकली एक वेट लॉस मेडिकेशन है और ये काफ़ी अच्छा वेट लॉस देता है पेशेंट को। कम से कम 15 से 20% अगर इसका पूरा कोर्स किया जाए तो 15 to 20% वेट लॉस होता है। तो इस तरह की कोई भी दवाई अभी तक नहीं थी अवेलेबल और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में पिछले 2-3 साल से अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में ये पहली दवाई है जो अभी लॉन्च हुई है। तो इसी की तरह और एक दवाई है जिसको वीगोवी कहते हैं, वो भी अप्रूव हुई है बट अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाई है। तो क्योंकि ये इतना अच्छा वेट लॉस देती है और ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है हमारे देश में, इसीलिए इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसके बारे में ज़्यादा नॉइज़ है। मैम, एक अमेरिकन कंपनी है जो इस दवाई को बनाती है और कहा जा रहा है कि अब इस दवाई को भारत में लाया जाएगा। कितना बड़ा ये एक मूव देख रहे हैं आप या रिलीफ देख रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए जो इंडिया में है? रिलीफ तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज़ जिस तरह से मोटापे की पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, अभी हम देख रहे हैं कि कम से कम हर चौथे इंसान का वज़न जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। और सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से हर एक को फ़ायदा नहीं हो पाता है, किसी किसी की बीमारी ज़्यादा सिवियर होती है और ना ही हर कोई पेशेंट बैरियाट्रिक सर्जरी करवा पाता है या करने के योग्य होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है कि हमारे पास कोई भी दवाई के रूप में कुछ भी अवेलेबल नहीं था जो हम पेशेंट्स को ऑफ़र कर सकते थे, पर अब एटलीस्ट हम उनको एक पर्टिकुलर स्टेज पे रोक सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वज़न बढ़ते जाता है तो साथ में वज़न से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की डिज़ीज़ की रिस्क, तो ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है ये भी इंक्रीजिंग वेट के साथ बढ़ती है। तो अगर हम किसी दवाई से एक लेवल पे मोटापे को रोक पाते हैं तो हम ये सारी कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं इनको भी हम रोक सकते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा होगा पेशेंट्स को एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ऑफ़ कोर्स इसके बारे में जो बाकी जो इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है। इसकी कॉस्ट भी अभी ज़्यादा है बट होपफुली आगे जाके फ्यूचर में शायद कॉस्ट कम हो और अगर हम यही दवाई को इंडिया में बना पाएंगे तो शायद कॉस्ट डेफिनेटली कम हो सकती है। अब हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इंडिया में जो मोटापा है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और क्यों हम अब तक इस दवाई का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरह की दवाई का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ओवर मोटापे की समस्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कोई देश नहीं है जो मोटापे के लेवल को कम कर पाया है एंड इसके बहुत सारे कारण हैं। डेफिनेटली डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जेनेटिक्स, हार्मोन्स, न्यूरोलॉजिकल रीजंस ये भी इंक्लूडेड हैं। बहुत सारे लोगों को कई तरह के सिंड्रोम्स भी होते हैं जिससे मोटापा होता है। मैम, इंडिया में मोटापा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और ये दवाई जो अभी आ रहा है इसका इंतज़ार हम क्यों कर रहे हैं? मोटापा एक्चुअली पूरी दुनिया में बढ़ते ही जा रहा है एंड कोई भी ऐसा देश नहीं है इस दुनिया में जिसमें मोटापे का लेवल कम हुआ है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो जो हमारे रीसेंट सर्वेज हुए हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि 1 in 4 या 1 in 5 पर्सन इज़ आइदर ओवरवेट और ओबीज। ओके, जिसका मतलब ये है कि या तो वेस्ट सर्कम्फ्रेंस बहुत ज़्यादा है या फिर उनका वज़न जितना होना चाहिए उससे बढ़ता जा रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 या 3 ही ऑप्शंस थे अभी तक। एक होता है कि डाइटिंग करे इंसान और एक्सरसाइज करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये सब करने के बावजूद भी उनका वेट कम नहीं हो पाता है। तो डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी अग्रेसिव है। ओके, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जो चल नहीं सकते हैं, जिनको नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, जो हम लोग ओल्डर एज ग्रुप में देखते हैं पेशेंट्स जिनको नी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। मोबिलिटी इश्यूज़ अगर हैं, एक बहुत बड़ा स्कोप है ये ड्रग को यूज़ करने के लिए हमारे देश में। अभी तक जो हमारे पास थेरेपीज़ अवेलेबल थी उसमें डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिससे कि 4 to 5% टोटल बॉडी वेट लॉस हो सकता है। और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें हम लोग रेगुलरली देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत एफर्ट करते हैं, वेट कम होता है, जैसे ही वो डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बंद हो जाता है तो वेट वापस बढ़ जाता है। सिमिलरली एक दवाई भी अवेलेबल है, काफ़ी सालों से अवेलेबल है, जिसको ऑर्लीस्टैट कहते हैं। उसका भी रिज़ल्ट करीबन उतना ही है कि 4 to 5% टोटल बॉडी वेट लॉस मिलता है।
एंड द नेक्स्ट थेरेपी विच वॉज अवेलेबल वॉज बेरियाट्रिक सर्जरी, जो कि करीबन 30 से 40% का टोटल बॉडी वेट लॉस देती है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी अलग है। बीच में हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको 15 किलो 20 किलो का वज़न कम करना हो, या 20-25 किलोज का वेट कम करना है, जो शायद सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं है, और जो डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हमारे पास कोई दवाई अभी तक नहीं थी। फॉर्चुनेटली ये जो दवाइयाँ हैं ये ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प कर पाएंगी और मोटापे को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। लास्ट टू क्वेश्चन, ये कि ये जो आपने दवाई कही, आपने कहा कि अभी तक जो दवाइयाँ था उसका ये लिमिटेशंस थे, ये दवाई आने के बाद किस तरह के पेशेंट को हेल्प मिलेगा और कितना हेल्प मिलेगा? सो देखिए, एक तो एलिजिबिलिटी है, तो जो हमारी गाइडलाइंस है उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स 27.5 के ऊपर है तो उनको ये दवाइयाँ हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर उनको इसके साथ में कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसमें भी इनको हेल्प होगी। तो मोंजारो इज़ ऑल्सो अप्रूव फॉर डायबिटीज़ मैनेजमेंट, तो वो भी उनका इसके साथ में ठीक हो सकता है। सेकेंड थिंग इज़ कि अभी इस टाइम पे इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर एक महीने का डोज हम देखें तो कम से कम 14 से 18 हज़ार का पूरा ट्रीटमेंट है। तो एट द मोमेंट अफोर्डेबिलिटी विल ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया, कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ही ले पाएंगे, और हमें ये नहीं पता है कि हमें इसको कब तक देना है। तो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब इसको हम बंद करते हैं तो वेट बढ़ जाता है। सो कितने समय तक पेशेंट्स इसको ले पाएंगे इस कॉस्ट पे, वो आगे वक्त ही बताएगा। एंड जो लोग इसको टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, ब्लोटिंग। जिन लोगों के फैमिली में थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है उनको अवॉइड करना है ये मेडिकेशन। सो बेसिकली किसी भी डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसको लेना है। सो जो क्राइटेरिया है कि एक तो एलिजिबिलिटी एज पर वेट एंड BMI एंड एवरीथिंग, सेकंड थिंग इज़ अफोर्डेबिलिटी, थर्ड थिंग इज़ टॉलरेंस, एंड फोर्थ थिंग इज़ कंप्लायंस, कि पेशेंट ने कंटिन्यू लेना भी चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स इनको थोड़े समय में लेके फिर छोड़ देते हैं, पर अगर आप छोड़ेंगे तो फिर वेट बढ़ता है, ये हमने स्टडीज़ में देखा है। इंडियन एक्सपीरियंस अभी आएगा स्लोली, अभी तक हमारा एक्सपीरियंस तो इसमें लिमिटेड है। एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारा जवाब आपने दे ही दिया मुझे। जो आपने कहा कि बहुत सारे दवाइयों के पॉजिटिव साइड होते हैं, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट के अलावा जैसे आपने कहा कि प्राइसिंग और सारी चीज़ें भी हैं, तो जब उस बारे में बताइए कि इसके नेगेटिव साइड्स क्या क्या हैं? नेगेटिव ओवरऑल साइड Yes, इफ़ेक्ट्स, या सो फर्स्ट थिंग इज़ डाइजेस्टिव इश्यूज़, जो देखे गए हैं कि जब हम ड्रग को शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को नौशिया और वॉमिटिंग होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि आगे जब वो ड्रग को लेते रहते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, या इसके लिए सपोर्टिव मेडिकेशंस दी जा सकती हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिसमें सेटल हो जाएगा, किसी किसी पेशेंट्स में इंटॉलरेंस ज़्यादा होती है तो फिर मेडिसिन को ही बंद करना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे मैंने कहा कि थायराइड कैंसर, जिनमें कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें रिपोर्ट किया गया है कि ये दवाई लेने के साथ थायराइड कैंसर की रिस्क बढ़ी है। सो अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है थायराइड कैंसर की, या एक सिंड्रोम होता है MEN2 करके, अगर उसकी हिस्ट्री है तो फिर आपको ये दवाई नहीं एडवाइस की जा सकती है। किसी किसी को इस दवाई को लेने से लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, तो इसके साथ में जो खाने पीने का सिस्टम है उसको भी ठीक से रखना पड़ता है। तो एक डाइटिशियन का सुपरविज़न भी होना चाहिए, और क्योंकि भूख बिल्कुल मर जाती है, दवाई का एक्शन ही एपेटाइट सप्रेशन है। तो आपकी डाइट पे ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रहे हैं वो देखना इम्पॉर्टेंट है। एक सोनोग्राफी करके ये चेक करना इम्पॉर्टेंट है कि कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, बिकॉज इस मेडिसिन के बाद हमने देखा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, या पैंक्रेटाइटिस करके रेयरली कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोन्स हैं तो देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। एंड बहुत रेयर केसेस में रिसेंटली कुछ विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रिपोर्ट हुई है। इट्स वेरी रेयर, मोर इन पेशेंट्स विद डायबिटीज़, बट दे आर देयर। तो जब भी ये मेडिसिन कोई शुरू करते हैं तो उनको डॉक्टर के पास से शुरू करना है, प्लस रेगुलर फॉलोअप में रहना है। और अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो रहा है जो उनको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगता है तो इमीडिएटली अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास जाके दोबारा से फॉलोअप करना है। सो बट हैविंग सेड दैट, we whenever we advise a medicine,
तो प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो, सो इफ बेनिफिट्स आर मोर दैन दीज रिस्क देन इट इज़ डेफिनेटली वारंटेड, एंड उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।